हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम क्लास 9 हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत बेहतरीन और बेस्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके कर लेते हो, फिर आपको दोबारा कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बेस्ट तरीके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। नहीं करना तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर देख लो, उसके बाद अपने आप ही लाइक कर लोगे और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इस चैप्टर के बेसिक टर्म्स बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो सारे टर्म्स समझ में आ गए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, कुछ दो चार बातें हैं, कुछ दो चार फॉर्मूले हैं, वो समझ में आ गई तो आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर के अंदर ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होगा बहुत अच्छे से और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलो समझते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स इस चैप्टर के, उसके बाद आपको ये चैप्टर अपने आप ही बहुत आसान लगने लग जाएगा। बेटा कुछ टर्म्स हैं जो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और एक होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों के बारे में पहले समझते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कुछ चीजें हैं, ये दोनों आपके एंगल्स हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा, इसको हिंदी में ना उन्नयन कोण बोलते हैं, अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर देख रहा हो बेटा, अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर देख रहा हो तब जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। कब बनता है ये एंगल? जब नीचे से ऊपर देखा जा रहा हो, जब नीचे से ऊपर देखा जा रहा हो। ठीक है, जब नीचे से ऊपर देखा जा रहा हो बेटा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, यानी मैं किसी चीज को ऊपर देख रहा हूं तो तब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा दिस विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब ऊपर से नीचे देखते हैं हम, ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं, और दोनों ही एंगल बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जो ये लेटी हुई लाइन होती है बेटा, इसके साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। नहीं आई बात समझ? समझाते हैं। देखो मान लो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, यहां से हाथ हिला रहा है, कहता है मैं इधर हूं, मेरे मित्र मैं इधर हूं, मेरा फ्रेंड यहां से बुला रहा है मेरे को, मैं यहां से मेरे दोस्त को देख रहा हूं, मैं मेरे फ्रेंड को ऊपर देख रहा हूं बेटा। तो क्योंकि मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं तब जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखने में जो बनता है। ठीक है, ये वो एंगल है जो मैं देख रहा हूं। अच्छा, अब मेरा दूसरा फ्रेंड है, वो दूसरी कहीं बिल्डिंग पर है, इधर कहीं बिल्डिंग है, वो उधर से मेरे को देख रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है, पता नहीं कौन बुला रहा है, कोई दूसरा दोस्त बुला रहा है। तो यहां से मेरा फ्रेंड मुझे देख रहा है कि मैं यहां खड़ा हूं, तो ये देख रहा है ना मुझे, तब जो एंगल बनेगा बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तब जो एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी डिप्रेशन। डिप्रेशन कब बनता है? जब बंदा कोई ऊपर से नीचे देख रहा हो। एलिवेशन कब बनता है? जब नीचे से। बेटा ये जितना एंगल होता है इतना ही ये एंगल होता है। तो फिर डिफरेंस क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में? तो बेटा मैं आपको क्लियर बता दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होता है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है जनरली समझ से। जब हम सवाल पढ़ेंगे ना, सवाल पढ़कर हमें एलिवेशन और डिप्रेशन से एक बात पता चलेगी कि इन दोनों में से ऊंचा, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अभी मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, लेकिन मैंने कहा कि जब मैं बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखता हूं, सुनो मेरी बात को ध्यान सुनो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना यही बेसिक बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई बेटा, ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। आपको इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक बार ये बातें समझ में आ गई तो आप डायग्राम भी बड़े आराम से बना लोगे। डायग्राम बना लोगे तो सवाल तो एकदम हलवा है, क्योंकि सब में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो इन बातों को समझ लो, बस काम खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस बिल्डिंग से जो मेरा इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूं, इधर बिल्डिंग है, यहां पे खड़ा हूं, मैं इस बिल्डिंग के टॉप से जब टावर के टॉप को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप को देखने के बाद। इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है, जहां पे मैं खड़ा हूं वो नीचे है और जिस जगह को मैं देख रहा हूं वो ऊपर है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन का मतलब ये कोई बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है,
तो अगर मैं बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहा हूं, इसका मतलब टावर बड़ा है, तभी तो मैं ऊपर देख रहा हूं, तभी तो मैं ऊपर देख रहा हूं बेटा। तो हमें बात समझ में आ जाती है कि डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखो डायग्राम समझ में आ गया। यहां पे मैं कह रहा हूं जब बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखता हूं 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका मतलब भी टावर बड़ा है, छोटा, समझ में आ रही बात। तो हमें ना डायग्राम बनाने में मदद मिलेगी एलिवेशन और डिप्रेशन से। आपको बात समझ में आ जाएगी कि आप ऊपर देख रहे हो या नीचे देख रहे हो। मैंने कहा मैं बिल्डिंग के टॉप से देख रहा हूं टावर के टॉप को, अच्छा क्या बन रहा है एलिवेशन, इसका मतलब ऊपर। अगर मैं बोलता मैं बिल्डिंग के टॉप से देख रहा हूं, बिल्डिंग के टॉप से देख रहा हूं, टावर को देख रहा हूं, टावर के टॉप को देख रहा हूं और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब ये नीचे, इसका मतलब ये नीचे, एंगल 15 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन से ये पता चलेगा कौन सी चीज ऊपर है कौन सी चीज नीचे। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही होते हैं, सेम ही नहीं कह सकते, बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं क्योंकि। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बात समझ में। अब दूसरी बात, चाहे वो आपको बिल्डिंग बोले, चाहे वो आपको टावर बोले, चाहे वो आपको पेडेस्टल बोले, चाहे वो आपको फ्लैग बोले, चाहे वो आपको स्टैचू बोले, इनमें से कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल कर ले, आपको वर्टिकल लाइन बनानी है। कैसी लाइन बनानी बेटा, वर्टिकल लाइन। और रोड और अर्थ ये दोनों हमेशा हॉरिजॉन्टल बनेगी। रोड और अर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन, इनमें से कुछ भी बोल दे वर्टिकल लाइन, और एलिवेशन और डिप्रेशन। ये चार बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा। और अगर आपको डायग्राम बनाने आ गया, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले लगाने। कितने फॉर्मूले लगाने? 3। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा होता है P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B। बस ये फॉर्मूले दिमाग में डाल लो, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा ये PBH का ये भी बता देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ी हो, सीधा ये चैप्टर देख रहे हो तो वो भी बता देते हैं। देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो एंगल के सामने वाले को P बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल के सामने वाले को P बोलते हैं, एंगल के साथ वाले को B बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले को H बोलते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो सवाल करते हुए बड़ी मदद मिलेगी। जिस एंगल की बात हो रही है, एंगल के सामने वाला P, B, H। जब आप सवाल करोगे, सवाल करते समय एक बात का ध्यान रखना बेटा कि जब तक सवाल में इस साइड को हाइपोटेन्यूस को फाइंड करने के लिए ना कहा जाए या फिर जब तक गिवन ना हो, आपको साइन और कॉस नहीं लगाना। साइन और कॉस तभी लगता है या तो आपको हाइपोटेन्यूस दे रखा हो या तो आपको फाइंड करने के लिए कहा हो। अगर सवाल में ना ही H दे रखा हो ना ही फाइंड करने के लिए कहा गया हो तो 1 एंड ओनली 10 फॉर्मूला लगेगा। और मैं आपको बता दूं 90% सवालों में 10 ही लगने वाला है, क्योंकि इस सवाल का जिक्र बहुत सारे सवालों में है ही नहीं यार, फाइंड करने के लिए भी नहीं कहते हैं। कुछ सवाल है स्टार्टिंग के जिसमें इस साइड की बात होगी तो आपको दिमाग में लाना या तो साइन लगेगा या तो कॉस। अगर आपको ये दे रखा है, ये निकालने के लिए कहा है तो P अपॉन H साइन थीटा होता है। अगर ये दे रखा है, ये निकालने के लिए कहा है तो B अपॉन H कॉस होता है, तो हम सोच लेंगे। लेकिन अगर इस साइड की बात ही नहीं हुई, ना दे रखा है ना फाइंड करने के लिए कहा है, तो आप दिमाग में डाल लो आपको हमेशा 10 लगाना है। आपको लग रहा होगा ये अभी तक एक भी सवाल नहीं कराया, ये टाइम फालतू है, बेटा यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया आपका खेल खत्म, आप चैप्टर आराम से कर दोगे। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है। देखो हमारा पहला सवाल क्या है? अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, ग्राउंड के पास सीधा खड़ा है। ठीक है, हम ग्राउंड बनाते हैं। इस ग्राउंड के ऊपर क्या है बेटा? टावर है। ये हमारा ग्राउंड है और इसके ऊपर टावर है। ठीक है, टावर है, मैंने बोला ना आपको, टावर बोल दे, बिल्डिंग बोले, कुछ बोल दे, वर्टिकल है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर किसी एक पॉइंट से, विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है इधर कहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा वो है 60 डिग्री। अच्छा, क्या निकालने के लिए कहा गया? हाइट निकालने के लिए कहा गया। ये हाइट ऑफ, समझ में आ गई बात बेटा? इस सवाल की बात ही नहीं हुई, ना ये दे रखा ना फाइंड करने के लिए कहा।
ना दे रखा है ना फाइंड करने के लिए कहा है, ये दे रखा है ये फाइंड करने के लिए कहा है, इसकी बात ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या लगाना 10। मैं आपको बता चुका हूं जब तक इस साइड की बात ना हो, ना दे रखा हो ना फाइंड, आपको साइन कॉस के बारे में सोचना है सीधा 10। तो आपको ये निकालना है ये ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा लगा दिया, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो tan थीटा इज टू पी अपॉन बी होता है। पी बी एच आपको बता चुका हूं कि एंगल के सामने वाला पी होता है, जो मैंने यहां फिलहाल एच ले रखा है, स्मॉल एच, ठीक है। और बी आपका एंगल के साथ वाली साइड होती है, जो कि मैंने 20 ले रखा है। और tan 60 होता है √3। बेटा 8.2 एक्सरसाइज के पहले एक टेबल बना रखी है, उसमें साइन कॉस tan सबकी वैल्यू दे रखी है। आप जाके सिर्फ साइन कॉस tan की वैल्यू याद कर लेना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। नहीं याद करना तो एटलीस्ट वहां से देख लेना, पेपर में बड़ी मदद मिलेगी अगर आप याद कर लोगे तो, है ना। ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 √3 इज टू एच। ये रहा आपका पहला सवाल। हलवा, बिल्कुल हलवा, आसान। चलो अगला सवाल करते हैं। तो ये हमारा दूसरा सवाल बेटा, जो कि बहुत आसान है। देखो क्या कर रखा है, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लेडर है, वॉल के अगेंस्ट है बेटा। द फुट ऑफ द लेडर इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर। एक्चुअली एनसीईआरटी अगर आप देखोगे ना, एनसीईआरटी में ऐसा सवाल नहीं है, एनसीईआरटी का ये सवाल नहीं है बेटा, ये पता नहीं कहां से आ गया। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें पेड़ की बात कर रखी होगी, पेड़ है एक, ठीक है। मैं एनसीईआरटी के सवाल के हिसाब से बता देता हूं आपको कि एक पेड़ है। चलो वो आप अपने आप कर लेना, ठीक है। जब ये सवाल आ गया है तो यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। वो वाला आप अपने आप कर लेना, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखते हैं। ये एनसीईआरटी का तो फिलहाल नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी में पेड़ वाला सवाल है। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। वॉल से ऐसा सीढ़ी है लेडर, वो ऐसा लगा रखा है, ठीक है। द फुट ऑफ द लेडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। लेडर का जो फुट है वो वॉल से 6 मीटर की दूरी पर। देखो ये दीवार है, ये जमीन है, और ये सीढ़ी ऐसी लगा रखी है, सीढ़ी ऐसे लगा रखी है, ठीक है। सीढ़ी क्या रखा है, इस सीढ़ी का जो फुट है वो इस वॉल से 6 मीटर के डिस्टेंस पर है। इस सीढ़ी का जो फुट है इस वॉल से 6 मीटर के डिस्टेंस पर है, ऐसा। अच्छा, और जो लेटर की लंबाई है वो 10 मीटर है। लेटर की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। अ लेटर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। क्या क्या रखा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये निकालना है, थीटा। आपको एंगल के साथ वाली साइड बी दे रखा है, पी नहीं दे रखा, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच क्या होता है बेटा, सोचो। बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेटा, है ना, कॉस थीटा होता है। तो कितना आ गया बेटा, ये बी है हमारा 6, ये हमारा 10, ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कैंसल आउट किया 3/5, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, एंगल निकालना है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। देखो बेटा आप इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको यही छोड़ देना, आपका आंसर सही है, ठीक है। थीटा निकालना है, थीटा यही है, इतना ही छोड़ दोगे तो चलेगा। बस ये सवाल था, बट एनसीईआरटी से अलग सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। क्या क्या रखा है सवाल में, नेक्स्ट। ठीक, क्वेश्चन में लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। पार्क में खेलने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 टाइप के स्लाइड बना रहा है, 2 टाइप के फिसल पट्टी बना रहा है, झूले बना रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 इयर्स, जो 5 साल से कम है, ठीक है। She prefers to have a slide whose top is a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 डिग्री। क्या रखा है, छोटे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उसका जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन होगा। ये जो आपका झूला है, जब यहां से बंदे झूलेंगे तो ये जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर हो, ताकि बच्चे गिरे तो ज्यादा असर ना हो। भाई 1.5 ज्यादा हाइट रखनी नहीं है बच्चों के लिए, वरना दिक्कत हो जाएगी अगर गिर गए तो, है ना। और जो बड़े लोग हैं, पूरा सवाल नहीं है, ये भी पूरा सवाल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका पूरा सवाल मैं बता देता हूं। पूरा सवाल यह है कि दूसरा फिसल पट्टी बनाना 60 डिग्री के एंगल पे, और इसकी हाइट है 3 मीटर। यह है पूरा सवाल, अधूरा सवाल है, ठीक है। अब शेप के लाए थे,
कॉपी पेस्ट किया था, हमने उस समय पढ़ा नहीं, बट हमें तो क्वेश्चन याद है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 3 मीटर हाइट, ये बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों की क्या रखा है, इन दोनों केसेस में फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, स्लाइड्स की लंबाई निकालनी है। ठीक है, निकाल लेंगे। पहले इस केस की बात कर लो, मान लो ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, तो पहले इस केस की बात कर लो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी एबीसी। अगर एबीसी की बात करोगे तो एंगल दे रखा है थीटा, ये निकालना है, तो एंगल के साथ वाली साइड पी होती है, एंगल के सामने वाली पी होती है, ये एच, हमें ये निकालना है ना। तो हम इसकी और इसकी बात, जो दे रखा है उसकी बात करेंगे, जो फाइंड करना है उसकी बात करेंगे। तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, और एंगल है 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2 होता है। ये पी हमें दे रखा है 1.5, और ये एच, ये इधर, ये इधर, तो एच की वैल्यू आ गई 2 × 1.5, जो कि होगी 3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है, जो स्लोप की लंबाई है, वो 3 मीटर है। इस केस में जैसे वो क्या वैसे ये कर लो, इस बार साइन 60 ले लो, बस साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच 3 अपॉन एच। तो ये कितना हो जाएगा, इसको एच डैश मान लेते हैं, चलो पंगा ही नहीं होगा क्रिएट, वो एच है, ये एच डैश है। ठीक, साइन 60 होता है √3/2, हो जाएगा 3 अपॉन एच डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एच डैश √3 इज इक्वल्स टू 6 एंड एच डैश इज इक्वल्स टू, या 6 नहीं कर रहे अभी, रहने दो, अलग अलग रहने दो। तो 2 × 3 अपॉन √3। तो देखो बेटा, इस 3 को ना आप ऐसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई, इस 3 की जगह पे √3 × √3। वाई? क्योंकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। मैंने 2 बार क्यों लिखा, ताकि एक बार कट जाए भाई, कट जाए, तो हो जाएगा 2√3। हो गई हाइट। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा, आसान सा सवाल था। सब में देखो बेसिक कॉन्सेप्ट से लग रहा है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले सवाल की बात करो, अगले सवाल की बात करो। देखो इस चैप्टर के अंदर ना आपको फॉर्मूला पढ़ना आना चाहिए, सॉरी फॉर्मूला पढ़ना कह रहा हूं, आपको सवाल पढ़कर डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया फिर तो आसान है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और हाइट जो है वो 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, आसान है यार, ये आप होमवर्क करो बेटा, ये आसान है। मैं ना थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस करवा देता हूं, ताकि ना थोड़ी आपको दिक्कत ना हो जाता है। ये आपका होमवर्क मान लो। आपको जब मैं आगे वाले सवाल करवा दूंगा तो ये तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, हलवा लगेगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है बेटा, कितनी हाइट पे, 60 मीटर की ऊंचाई पर जमीन से। A string is attached to a kite is tied a point on the ground। जमीन पर कहीं से ये जो धागा है उसको ऐसे बांध दिया। जाहिर सी बात है पतंग ऐसे ही उड़ाते हैं, टेढ़ा उड़ाते हैं, सीधा तो नहीं, ऐसे ऐसे आती है धागा। तो ये ऐसे धागे से हमने जमीन पर इसको बांध दिया, यहां पर बांध दिया। ठीक है, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये निकालनी है, ये निकालनी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी साइड की बात हो तो या तो साइन या तो कॉस। अब साइन या कॉस, एंगल के सामने वाला पी होता है और ये एच, पी अपॉन एच होता है साइन, इसलिए हम लगाएंगे साइन। तो यहाँ पे हम साइन 60 डिग्री लगाएंगे। एंड व्हाट इज साइन 60 बेटा, व्हाट इज साइन 60? साइन 60 होता है बेटा √3/2 एंड पी दे रखा है 60 अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज एच √3 इज टू 2 × 60, 2 × 60 या फिर 120 लिख लो यार। तो यहां से आ जाएगा h की वैल्यू 120/√3। नीचे रूट कभी नहीं रखते हम, इसलिए ऊपर नीचे से इसी नंबर को मल्टीप्लाई, नीचे जब भी रूट दिखे आपको मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 टर्म दिखे तो साइन बदल के ऊपर नीचे से। रेशनलाइजेशन 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद होगा मेरे ख्याल से। तो 120/√3, अब बेटा √3 3। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता रेशनलाइजेशन का, तो मैं आपको बता दूं, नीचे कभी भी हम रूट नहीं रखते। जब भी आपको नीचे रूट दिखेगा, सिंगल रूट वाला नंबर, तो आपको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। एक और टाइप का रेशनलाइजेशन आएगा, जब वो सवाल आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये दिस इज द हाइट ऑफ एंड दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बेटा। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, दिस इज 40√3 मीटर। उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अब तक तो आ गया होगा समझ में, काफी कुछ बता दिया है मैंने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। A 1.5 मीटर टॉल बॉय
यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, यहां से आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या लिखा है बेटा? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, यहां से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ओके ठीक, ये 30 मीटर बेटा जमीन से है, याद रखना। 30 मीटर कहां से है? जमीन से। ये पूरा है 30, यहां से लेकर पूरा यहां नीचे तक। अच्छा ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा इस बिल्डिंग का, वो इंक्रीज हो जाता है 30 से 60 जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। मतलब क्या? पहले 30 था, लेकिन जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है और वो यहां से लड़का मान लो यहां पहुंच जाता है चलता चलता, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है, 60 डिग्री। एक बात दिमाग में डाल लो बेटा, हम बिल्डिंग के जितने पास जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। जब हम दूर रहते हैं बिल्डिंग के तो ऐसे देख लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास जाते हैं बेटा हमें ऐसे करके देखना पड़ता है ना, तो एंगल बढ़ता जाता है जमीन के साथ। ठीक है, जब हम जा रहे हैं सामने देख रहे हैं ऐसा छोटा एंगल बन रहा है, लेकिन हम पास पहुंच गए और हमें ऐसे देखना पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा ना। तो जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास जाते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। तो वही चीज सवाल में लिखा है कि एक 1.2 मीटर टॉल बॉय है, 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के सामने खड़ा है। जब यहां से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो पहले 30 था, लेकिन जैसे बिल्डिंग के आगे बिल्डिंग की तरफ जाता है, तब बिल्डिंग की तरफ जाते जाते एक पॉइंट पे पहुंचकर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 हो जाता है, यानी 60 डिग्री हो जाता है ना, एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखो बेटा, बच्चे जब सवाल करते हैं ना तो इसकी हाइट को 60 ले लेते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी। 60 नहीं लेना, आपको क्या लेना है, जब ट्राइंगल हम लेंगे तो ये लेंगे, और जब हम ट्राइंगल ये लेंगे तो हमारी हाइट भी तो ये होनी चाहिए। तो 30 नहीं लेना, हमें 30 में से 1.2 माइनस करना है, और हमें कितना लेना है? 28.5 लेना है। क्या लेना है? 28.5 मीटर ये लेना है। लेट्स से इसका नेमिंग कर लेते हैं ABCD, और आपका ये जो AB होगा वो कितना होगा? 30 में से आप 1.2 को घटाओगे, और ये आपका 1.2 को घटाओगे ना तो ये होगा 28। ओके ओके, दिस इज नॉट 1.2, दिस इज 1.5 मीटर, और तब घटाएंगे तो 1.5, 28.5 मीटर। ओके ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा? ठीक है, इस तरह सवाल में लिखा है कि कितना डिस्टेंस वो चला है, आपको ये निकालना है x, कितना वो चला है x। ठीक, इस डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर को y मान लेता हूं, BC को थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं। ठीक है, अब सुनो, जितने भी सवाल हैं जिसके अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, अब दो कौन से ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका अगर मैं बताऊं तो एक ये है ABC, एक ये है, और राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। पहली बात राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। दूसरी बात, जिस सवाल में दो ट्राइंगल बन रहा हो, पहले ट्राइंगल में हम tan थीटा लगाएंगे, वहां से जो वैल्यू आएगी उसको दूसरे ट्राइंगल में पुट करेंगे tan थीटा लगाकर। पहले ट्राइंगल से जो भी वैल्यू आएगी उसको दूसरे में पुट करना है, पहले में भी tan लगेगा, दूसरे में भी tan लगेगा, इतनी सी बात याद रखना बस। तो हम पहले ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा, इन ट्राइंगल ABC। अगर मैं इस ट्राइंगल ABC की बात करूं तो tan, और हमेशा पहले छोटा ट्राइंगल लेना है, छोटे ट्राइंगल से जो वैल्यू आएगी उसको बड़े ट्राइंगल में पुट करना है, इतनी सी बात याद रखना। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P, देखो एंगल के सामने वाला P अपॉन B, तो P अपॉन B। ओके, tan 60 इज √3, P इज 30 एंड नॉट यही गड़बड़ी हो जाती है अभी, 30 नहीं, ये लेना है 28.5 अपॉन y, ये y इधर जाएगा तो y √3 इसको टू 28.5, ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 28.5 बाई √3। बेटा नीचे कभी भी हम रूट नहीं रखते, मैंने आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 28.5 √3 बाई √3 3 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 9.5 √3 मीटर।
दिस इज द वैल्यू ऑफ y। बट एक्चुअली हमें y तो नहीं निकालना, हमें तो x निकालना है। तो हम छोटे ट्राइंगल की बात कर चुके हैं। मैंने बोला जिस सवाल में दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दो राइट एंगल ट्राइंगल, पहले छोटे वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, फिर बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल। छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल से जो वैल्यू आएगी उसको बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में पुट करना है। चले, छोटे वाले की बात खत्म हो गई ना, अब बड़े वाले की बात करो। अब किसकी बात करनी है? अब हमें बात करनी है बड़े वाले की। इन ट्राइंगल बड़े वाला ए बी डी, इस ट्राइंगल में अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा बेटा एबीडी की, तो इसमें जो tan थीटा है, थीटा एंगल ये है। देखो इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना होता है, तो हमें बड़े वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ये 60 डिग्री, और इसमें जो एंगल बन रहा है वो ये है 30 डिग्री का। सो tan 30 डिग्री इजकल्स टू इसके सामने वाली साइड जो कि ये है, ये यहां से यहां तक जो कि है 28.5 अपॉन बी। इसके साथ वाली साइड बेटा, इसके साथ वाली साइड ये पूरी है यहां से यहां तक। बात समझ में आई? पूरी है, यानी ये x और ये y दोनों मिलाकर है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बेटा छोटा ट्राइंगल लेना है, वहां 10 लगाना है, वहां से जो वैल्यू आएगी उसको बड़े वाले में भी 10 लगाकर फिर जो वैल्यू है उसको पुट कर देना। ठीक है, 1/√3 28.5 अपॉन x प्लस वाई। ये इधर जाके मल्टीप्लाई बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28.5√3। क्लियर? ये आगे x प्लस वाई की वैल्यू। देखो y की वैल्यू है मेरे पास, मैंने कहा ना पहले से जो वैल्यू है उसको दूसरे में पुट करना है, यहां पुट करना है। तो चलो x प्लस वाई की वैल्यू 9.5√3 इज इक्वल्स टू 28.5। यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कहां है? यहां है भाई, जो वैल्यू आई वही है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28.5√3 माइनस 9.5√3। अच्छा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 19√3, 19√3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? नोट कर लो फटाफट। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा आपको। ये कॉन्सेप्ट बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे सारे सवालों में यही होने वाला है। सारे सवालों में पहले छोटा ट्राइंगल लेना है, उसमें 10 लगाना है, वहां से जो वैल्यू आएगी फिर बड़ा ट्राइंगल लेना है, उसमें 10 लगाना है, उसमें पहले वाली वैल्यू पुट कर देंगे। आगे के सारे सवाल ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। क्या कर रखा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई एक पॉइंट है। अच्छा है भाई कहीं पर जमीन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। किसके बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा? ट्रांसमिशन टावर का, जो कहां फिक्स्ड है? फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, एक ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन क्या रखा है? जमीन पे किसी एक पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप और इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन यही लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर विच इज फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। आपको सवाल पढ़कर एक एक चीज पे ध्यान रखना है। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर, इस टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन जमीन के किसी एक पॉइंट से कितने डिग्री का है बेटा? कितने डिग्री का है? 45 और 60। 45 और 60, जाहिर सी बात है छोटा एंगल है इसलिए 45, ये बड़ा एंगल है इसलिए 60। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो नेमिंग कर लेते हैं। अब इसमें भी क्योंकि दो ट्राइंगल बन रहा है तो कितनी छोटी सी बात है, अपनी पुरानी बात याद करो। क्या करना होता है आपको? इसमें फाइंड क्या करना है भाई? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है। अच्छा आसान है ये तो। देखो आपको अपनी पुरानी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि पहले छोटा ट्राइंगल लेना है, उसमें 10 लगाना है, वहां से जो वैल्यू आएगी फिर बड़ा ट्राइंगल लेना है, उस वैल्यू को बड़े ट्राइंगल में पुट कर देना। करेक्ट? करे बेटा? देखो इन ट्राइंगल छोटे वाला, इन ट्राइंगल BCD 10, ये छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल बन रहा है,
45 इक्वल्स टू P अपॉन B। ओके, tan 45 1 होता है। P की वैल्यू एंगल के सामने वाला होता है और B एंगल के साथ वाली साइड होती है, यानी CD। ओके, ये CD रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो CD इक्वल्स टू 20 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। CD इक्वल्स टू 20 मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। छोटे वाले ट्राइंगल की कहानी खत्म। अब बड़े वाले ट्राइंगल की कहानी। एन ट्राइंगल बड़े वाला ACD क्या है बेटा? बड़े वाला ट्राइंगल में तो ये एंगल बन रहा है हमारा जो कि है 60, तो tan 60 लेंगे। अच्छा, बड़े वाले ट्राइंगल में क्योंकि ये एंगल की बात हो रही है तो उसके सामने वाली साइड बेटा, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड, यानी पूरी, मतलब 20 प्लस H। अच्छा, यानी एंगल के सामने वाली साइड अगर P होती है तो यहां पर जो P है वो है 20 प्लस H। थोड़ी इस बात को समझो, P क्या होती है? जिस एंगल की बात करो सामने वाली साइड। अब सामने वाली साइड तो पूरी है तो पूरी लेंगे, अपॉन B कौन सी साइड होती है? एंगल के साथ वाली। एंगल के साथ वाली तो ये साइड है जो कि है हमारी CD। ओके, tan 60 होता है √3, 20 प्लस H अपॉन CD। ये CD इधर जाके मल्टीप्लाई, तो CD √3 इक्वल्स टू 20 प्लस H। अच्छा, CD की वैल्यू तो हमें पता है, मैंने आपको कहा कि जो पहले वाले में जो वैल्यू आई है उसको पुट करना होता है, तो हम CD की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 20, तो ये हो जाएगा 20 √3, ये 20 इधर जाके माइनस 20 इक्वल्स टू H यहाँ पे लिख देना, बिकॉज CD की वैल्यू है 20 इसलिए हमने 20 लिया। ठीक है, इन दोनों में 20 कॉमन है तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1। इन दोनों में 20 कॉमन है, बाहर ले लिया, इधर बचा √3, इधर कुछ नहीं है तो 1। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। तो द हाइट ऑफ टावर कितना आ गया बेटा? हाइट ऑफ टावर कितना आ गया? हाइट ऑफ टावर आ गया आपका 20 √3। क्लियर है? तो बहुत छोटी सी बात है, दो ट्राइंगल मतलब छोटा ट्राइंगल लेना है फिर बड़ा ट्राइंगल लेना है, छोटे ट्राइंगल से जो वैल्यू है इसको बड़े वाले ट्राइंगल में पुट करना। चैप्टर फिनिश, इतना सा काम है। अगला सवाल, A statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal। बेटा पेडेस्टल के ऊपर, ये पेडेस्टल जहां मूर्ति होती है बेटा उसको बोलते हैं पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है जो पेडेस्टल के ऊपर है। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, हम मान लेते हैं ये पॉइंट की बात हो रही होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री। ओके, हमने बना लिया। आप स्ट्रेट लाइन बनाना, थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो रही सही कर लेना। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का टॉप ये, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 45। अच्छा, ठीक, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है। ये तो पिछले सवाल की तरह बन गया, ये तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह बन गया। पिछले में ये फाइंड करना था, ये दे रखा था, इस सवाल में ये रखा है, ये फाइंड करना आपको वही है यार, वही काम है। पहले छोटा ट्राइंगल फिर बड़ा ट्राइंगल, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, जो फालतू दिमाग लगाया गलत कर देगा। छोटा ट्राइंगल ले लो चुपचाप, एन ट्राइंगल BCD ले लो। एंगल इस ट्राइंगल के अंदर 45 बन रहा है, tan 45 इक्वल्स टू H अपॉन CD। tan 45 1 होता है, H अपॉन CD, ये CD 1 से मल्टीप्लाई होगा तो CD की वैल्यू आ गई H। अच्छा, कोई बात नहीं, आई तो आई। फिर बड़ा ट्राइंगल ले लेना है, एन ट्राइंगल बड़े वाला, tan 60 डिग्री ले लेंगे, तो tan 60 इक्वल्स टू एंगल के सामने वाली साइड 1.6 प्लस H, दोनों साइड पूरी है ना, डिवाइडेड बाय CD। ये होती है √3 बेटा, ये CD इधर जाके मल्टीप्लाई। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये आ गया 1.6 प्लस H अपॉन CD। ये CD डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो CD √3 1.6 प्लस H। अच्छा, CD की वैल्यू कितनी है? H, ठीक है, इसकी जगह H ले लो, H √3, ये प्लस में H इधर जाके माइनस H। अच्छा, ठीक है, 1.6, इन दोनों में H कॉमन है, यह जाए √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। हमें H की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, 1.6 √3 माइनस 1। नीचे रूट नहीं दिखना चाहिए, नीचे रूट दिखेगा तो अब देखो
पहले जितने भी हमने रैशनलाइजेशन किए थे बेटा, पहले हमने जितने भी रैशनलाइजेशन किए थे उसमें सिंगल नंबर था, ऊपर नीचे से हम मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन जिसमें दो नंबर रहेंगे जैसे यहां पर, तो साइन बदल के ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन बदल कर, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। साइन बदल के इसका ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। चलो याद हो आई होगी थोड़ी बहुत 9th की, क्योंकि ये तो आता ही है पेपर में, ठीक। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे तो a माइनस बी प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1.6 √3 + 1 है। ये 3 में से 1 गया बेटा 2, इसको काटेंगे क्या गया 0.8 √3 + 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ स्टैचू बेटा, दिस इज द हाइट ऑफ स्टैचू। आसान सवाल। देखो हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बदल रहे, हमारा कॉन्सेप्ट ही एक ही है कि हमें पहले छोटा ट्राइंगल लेना है फिर बड़ा ट्राइंगल लेना है, इसके अलावा हमें कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नया है नहीं, वही पुराना काम कर रहे हैं हम बार बार रिपीट कर करके, ठीक है। बात समझ में आएगी। चलो अगला सवाल करते हैं। हर सवाल में वही होगा, मैं आपको बता चुका हूं पहले, वही काम कर रहे हैं बार बार, ठीक है। अगला सवाल करते हैं बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हाय हाय हाय, यहां पे एक साथ दो चीजें हैं इस बार, और दोनों अपोजिट साइड में क्या रखा है देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। बेटा एक बिल्डिंग है, टावर है, एक बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते तब 30 डिग्री बनता है। एक दूसरे के ऊपर तो कैसे देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन तो नहीं बनेगा ना। एंगल ऑफ एलिवेशन बनने के लिए जहां मैं देख रहा हूं वो अपोजिट साइड में होना चाहिए, इसका मतलब टावर अब बिल्डिंग अपोजिट साइड में, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है, एक टावर है। अभी फिलहाल मुझे हाइट नहीं पता, मुझे फिलहाल हाइट नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के बॉटम पॉइंट से, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फुट ऑफ द टावर, कितना है 30 डिग्री। ओहो ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर। बेटा ये बड़ा होगा ज्यादा, ये बड़ा क्यों होगा, क्योंकि एंगल बड़ा बन रहा है। भाई एंगल बड़ा बन रहा है तो लाइन भी बड़ी होगी, अगर एंगल बड़ा बन रहा है तो लाइन भी तो बड़ी होगी, जाहिर सी बात है यार। जितना नीचे आओगे एंगल छोटा होता जाएगा, जितना नीचे आओगे, जितना ये नीचे आओगे उतनी लाइन छोटी हो जाएगी। अगर ये एंगल बड़ा बन रहा है इसका मतलब ये बड़ी है, इसका मतलब टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। इफ द हाइट ऑफ द टावर, ये 30 मीटर है, टावर की हाइट 30 मीटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। किसी को भी बिल्डिंग, किसी को भी टावर मत मान लेना, एंगल पे ध्यान रखना। ये टावर है, ये बिल्डिंग है, मैंने पहले डिसाइड कर लिया था। मैंने टावर के बॉटम से बिल्डिंग को लिया, जब बिल्डिंग के बॉटम से टावर का ले रहा था तो मैंने देखा इससे बड़ा एंगल है ये। अगर ये एंगल बड़ा है इसका मतलब टावर बड़ा है। डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना। ये 30 मीटर है तो इसकी हाइट निकालनी है, चलो इसकी हाइट को h मान लेते हैं। ओहो नो दिक्कत, फिर से वही बात, अपनी तो बात ही नहीं बदलेगी। हम पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, जो वहां से वैल्यू आएगी उसको बड़े में पुट करेंगे, हमारी हाइट आ जाएगी। चलो इसका नाम रख ले, नाम तो हमने रख लिया। पहले छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल के अंदर, BCD के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर, ए ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर बेटा कितना है डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज टू एंगल के सामने वाली साइड जो कि है h अपॉन दिस BC। हम लोग क्या होता है P/B होता है, एंगल के सामने वाली साइड को ही तो हम P बोलते हैं, और ये B होता है साथ वाली साइड, ठीक है। तो tan 30 होता है हमारा 1/√3 इज टू h अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC 1 से मल्टीप्लाई होगा और h से √3 मल्टीप्लाई होगा। दिस इज फर्स्ट, ओके नो प्रॉब्लम। छोटे वाली की कहानी खत्म, बड़े वाली की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 है और ये एंगल है 45, तो tan 45 इज टू एंगल के सामने वाली साइड जो कि P होता है
अपॉन बी, यहां पर BC है। 1045 होता है बेटा 1, 30 अपॉन BC, ये BC इधर जाके मल्टीप्लाई, BC की वैल्यू कितनी आ गई 30, इसकी वैल्यू यहां पुट करता हूं, या BC की वैल्यू यहां ले लेना यार, BC इज h√3 इज टू 30, हमें h निकालना है तो h इज टू 30 अपॉन √3। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात बेटा? बोलो किसको क्लियर नहीं हुई? समझ में आ गई बात? नीचे रूट नहीं वो होना चाहिए, साइन बदल के ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30√3/3, कैंसल आउट करके 10√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, सिंपल। अपना कॉन्सेप्ट बदल ही नहीं रहा, सारा पंगा जो क्रिएट हो रहा है ना वो डायग्राम बनाने में। आप समझ रहे हो एक बात, आपको जो इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस करनी है वो करनी है डायग्राम बनाने की। अगर आपको डायग्राम आ गया मतलब सवाल आ गया। चलो अगला सवाल। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं, जिनकी हाइट सेम है। मतलब अगर मैं इसको h मानूंगा तो ये भी मेरा h होने वाला है। अच्छा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों तरफ है ऐसे। इन दोनों के बीच का जो गैप है, रोड का जो गैप है वो 80 मीटर है। रोड इज 80 मीटर वाइड, ऐसा लिखा हुआ सवाल। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 और 30। देखो एक बात समझो, अगर ये दो पोल ऐसे हैं, अगर बीचों बीच में कहीं पॉइंट होगा बेटा तो जितना एंगल ये पोल बनाएगा उतना ही एंगल ये पोल बनाएगा। रीजन, अगर ये डिस्टेंस सेम है और इनकी हाइट सेम है तो एंगल भी तो सेम होगा। इन्होंने कहा रोड पर कहीं बीच में एक पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं, बीच में कहीं पर भी हो सकता है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 30 बन रहा है, एक का 60 बन रहा है। मान लो इस साइड में कहीं पॉइंट है, बीचों बीच में नहीं, एक का 30 बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का 60 बनेगा। अब ये बताओ कौन सा 60 होगा कौन सा 30? ये 30 होगा और ये 60 होगा। रीजन बेटा मैंने आपको बता दिया, जितना पास हम बिल्डिंग के जितना पास जाएंगे एंगल उतना बढ़ेगा। इसका मतलब वो 60 डिग्री का, ये 30। बेशक ये छोटा ट्राइंगल है फिर भी ये 60 होगा, ये 30 होगा। अच्छा, ये पूरा अगर 80 है बेटा और ये अगर x है तो ये 80 माइनस एक्स होगा, लेकिन 80 माइनस एक्स क्यों होगा? ये पूरा 80 है, इस 80 में से इस x को हटा दो, ये बचेगा। पूरे 80 में से इस x को माइनस कर दो, जैसे इसको माइनस करोगे इसको हटाओगे ये बच जाएगा। इसलिए ये क्या है 80 माइनस एक्स। अब इतनी कहानी होने के बाद तो सवाल ही आसान हो गया। अब तो ये पुद्दू सवाल है, ये तो अब आराम से आप खुद कर सकते हो। इस बात की गारंटी अगर आप हमारा पुराना रूल लगाओगे, पहले छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारा खेलना ट्राइंगल के अंदर ही है, डायग्राम बनाने के अंदर ही। उसके बाद तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, छोटा ट्राइंगल लेना बड़ा ट्राइंगल लेना, हमारा कॉन्सेप्ट ही वही है और कुछ नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के अंदर कितना 1060, 1060 एंगल के सामने वाला P जो कि यहां पर H ले रखा है अपॉन B एंगल के साथ वाली साइड जो कि है X। 1060√3 होता है, H अपॉन X, X इधर गया, X√3 इज इक्वल टू H। हो गया छोटे ट्राइंगल की कहानी खत्म। अब बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा। इन ट्राइंगल बड़े वाला CDE, अगर आप इसकी बात करोगे तो एंगल क्या हमारा 1060 डिग्री, सॉरी इसमें एंगल 30 डिग्री है ना, तो 1030 डिग्री कितना बेटा 1030, एंगल के सामने वाला P अपॉन B। 1030 होता है हमारा 1/√3, ये गया H अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है 80 माइनस एक्स। क्लियर है बात बेटा? क्लियर है? ये इतना करने के बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दो, 80 से मल्टीप्लाई तो 80 माइनस एक्स ही होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये H√3। किसकी वैल्यू पुट करनी है? H की वैल्यू पुट कर दो। 80 माइनस एक्स इज टू H की वैल्यू कितनी है? X√3, और ये वाला √3 भी है साथ में, तो ये आ गया 3x। ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, ये आ गया 80। तो 80 इज टू 4x, और इधर आके डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ गई 20। क्या हमें x निकालना था?
हाँ, इसने सवाल में क्या रखा है कि दोनों डिस्टेंसेस भी बताओ कितना कितना है। इसका मतलब आपका जो BC है वो 20 है, और आपका जो CD है वो 80 माइनस 20 है, 60 मीटर। ये भी निकालने के लिए कहा है इसने, साथ में हाइट भी निकालने के लिए कही। तो हाइट है हमारा x√3 और x की वैल्यू है 20, तो 20√3 इज द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? बहुत ही आसान सवाल था ये। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, है ना? हलवा सवाल। चलो अगला सवाल करते हैं। A TV tower stand vertically on a bank of a canal। इसका डायग्राम बुक में दे रखा है बेटा, एनसीईआरटी में। ठीक है, एक टीवी टावर है। ठीक, क्या कर रखा है? किनारे पे, कैनाल के किनारे पर है खड़ा। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली। और ये जो नदी है, ये नदी है बेटा, ऐसे फ्लो हो रही है। यहां पे टावर है और हम नदी के इस साइड है, यहां पर, यहां से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। यहां से टावर के टॉप को देखा हमने तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर। इस पॉइंट से 20 मीटर और इधर, 20 मीटर और इधर एक पॉइंट है। वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ टावर है वो है 30 डिग्री। अच्छा, ये 20 दे रखा आपको यहां से यहां तक। ठीक, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ना, इस पॉइंट से 20 मीटर और पीछे जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री। क्या निकालना है? क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। इस कैनल की विड्थ निकालनी है, इस टावर की हाइट निकालनी। देखो अपना कॉन्सेप्ट तो बदलेगा ही नहीं, अपना कॉन्सेप्ट तो बदलेगा ही नहीं। अपना तो एक ही कॉन्सेप्ट है, छोटा ट्राइंगल लेना फिर बड़ा ट्राइंगल लेना। तो इन ट्राइंगल छोटे वाला ABC जो कि होगा 1060 डिग्री, एंगल के सामने वाली साइड है H, P अपॉन B, दिस इज P एंड दिस इज B। 1060 होता है √3, दिस इज H अपॉन X, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, X√3 इज इक्वल टू H। क्या ये बात समझ में आई आपको? हलवा था सवाल। मैं आपको ऐसे करवाऊंगा ना इस चैप्टर को, जिसको करने के बाद ना आपको मजा ही आ जाएगा। आप कहोगे ये वीडियो थी कहां पर। ठीक है, चलो यार देखो, तो ये आ गई। अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। एन ट्राइंगल ABD। ठीक है, तो 1030 डिग्री, 1030 कितना होता है बेटा? P अपॉन B। अच्छा, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, और एंगल के सामने वाली साइड P होती है जो कि यहां पर फिलहाल H है, और B इसके साथ वाली साइड जो कि पूरी है 20 + x, पूरी साइड बेटा 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पूरी कैसे है, वो भी बता देते हैं। आपने ट्राइंगल ये लिया ना, तो ट्राइंगल ये लिया, तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, नीचे वाली साइड तो ये पूरी है ना, तो पूरी लेंगे, सिंपल सी बात। अच्छा, H की वैल्यू हमें पता है X√3, यहां पुट कर दो। 20 + x इज इक्वल टू H की वैल्यू X√3 और 1√3 ये रहा। तो कितना आ गया? 20 + x इज इक्वल टू 3x, ये जाके माइनस, तो 20 इज इक्वल टू 2x, तो 2 से काट देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 मीटर इज इक्वल टू x, ये आ गया x। हमें निकालना है एक तो ये कैनल की लेंथ, दिस द लेंथ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल बोल सकते हो, विड्थ ऑफ कैनल। और दूसरा हाइट निकालनी है हमें, हाइट ऑफ टावर। तो h जो है वो X√3 है, इसलिए 10√3 हो जाएगा। दिस द हाइट ऑफ टावर। सिंपल, ये था सब। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर 60 डिग्री। यानी कहां से देख रहे हैं हम? 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? केबल टावर को। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, एक बिल्डिंग है,
एक बिल्डिंग है बेटा, मान लो इधर बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारी, हम कहां से देख रहे हैं, इसके टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, इसके टॉप से देख रहे हैं, इसके टॉप से किसको देख रहे हैं, केबल टावर को, मान लो इधर कहीं केबल टावर है, ठीक है, थोड़ा ऊपर बना देना मैंने, क्या करना भाई, उसमें लगी पड़ी है। तो एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है बेटा, इसके टॉप से हम टावर को देख रहे हैं, टावर इधर कहीं है, हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, जब टावर के टॉप को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री। अच्छा, और इसी टॉप से जब हम इस टावर के फुट को देख रहे हैं, नीचे वाले पॉइंट को, तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कितना, 45, ये डिप्रेशन एंगल, जितना ये एंगल होता है बेटा उतना ये एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस 45 डिग्री, ठीक है। तो सवाल में क्या लिखा है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इसके टॉप से 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के टॉप से हम किसको देख रहे हैं, एक केबल टावर को देख रहे हैं, केबल टावर के टॉप को जब देखते हैं तब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जो कि 60 डिग्री, और जब इसी टावर के बॉटम को देखते हैं तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें इसकी हाइट निकालनी, तो बेटा जितना ये है 7 मीटर उतना ये भी होगा 7 मीटर, यहां तक तो सेम होगा, ठीक है। अगर ये पता चल गया मुझे तो मुझे टोटल हाइट ऑफ द टावर पता चल जाएगा, ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द टावर है ये, नीचे से लेकर ऊपर तक, मुझे ये निकालनी है, और ये जो कैपिटल एच है ये किसके बराबर है, इस 7 मीटर के प्लस जो बच गया एच इसके, ठीक है, मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालना, क्लियर है यहां तक। तो सिंपल, हमारा बेसिक रूल क्या है, हम पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं फिर बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, लेट्स से दिस साइड इज एक्स, एक्चुअली ये एक्स है, इसलिए बेटा हमारा ये भी एक्स है, यहां से यहां तक, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक्स है ये एच है, हम इसमें लगाते हैं, इसको नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो इस ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा, इन ट्राइंगल ए बी ई, हमारा पुराना रूल है, हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे, हम पहले एक छोटा ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से जो वैल्यू आएगी बड़े ट्राइंगल में पुट कर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलो इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज 60 डिग्री एंगल, दैट्स व्हाई 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल के सामने वाला साइड P अपॉन B, नीचे वाला साइड, ये फॉर्मूला है, एंड व्हाट इज 1060 इज √3, सो √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, ये इधर जाके मल्टीप्लाई x √3 इज इक्वल्स टू h, ठीक है, याद नहीं हमारी यहां से वैल्यू। अब हमारे पास एक ट्राइंगल इसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो इन ट्राइंगल EDC, ये CDE, इन ट्राइंगल CDE, अगर हम इसमें बात करेंगे बेटा तो एंगल कितने डिग्री का है, 45, सो 1045, 1045, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B, तो एंगल के सामने वाला P अपॉन B 7 अपॉन x, ठीक है, ये 1045 कितना होता है 1, फिर 7 अपॉन x, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 7 आ गई बेटा, इस बार इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, आपकी h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सो दैट h कितना है, h इज इक्वल्स टू x जो कि है 7 √3 मीटर, दिस इज h, बट हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर, ये पूरा, अभी सिर्फ ये निकला है इतना, आपको पूरा निकालना है, तो पूरा निकालने के लिए 7 प्लस h, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 7 प्लस h की वैल्यू बेटा, और h की वैल्यू है कितनी, 7 √3, इन दोनों में 7 मुझे कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो, 1 प्लस √3 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द केबल टावर। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से 75 मीटर ऊपर, वहां से कोई बंदा कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है बेटा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक, एक लाइट हाउस है बेटा जिसकी हाइट दे रखी है हमें, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर, 75 मीटर, ठीक है, इस वाले पॉइंट से
इस वाले पॉइंट से एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है दो शिप को, ठीक है, दो शिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जो एक के पीछे एक है, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, एक आगे है शिप, एक पीछे है शिप, दो शिप है, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा। ये बंदा यहां से ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन? पहले वाले शिप का 30 डिग्री और दूसरे वाले शिप का 45 डिग्री। इक्वेशन में लिखें, एक लाइट हाउस है, 75 मीटर उसकी हाइट है। उस लाइट हाउस के टॉप से सी लेवल पे दो शिप है। इस टॉप से पहले शिप को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री और जस्ट इसी के आगे एक और शिप है जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें पता है जितना एंगल ये है उतना ही एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल उतना ही एंगल। आप चाहो तो ये लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, आप नाम देकर लिख सकते हो ए बी सी डी। इस पॉइंट को x मान लो और आप लिख दो कि ये एंगल एक्स ए डी किसके बराबर है? ए डी बी के बराबर। ऐसा करके लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए, ठीक है, लिख दो तो बेहतर है। फाइंड करने के लिए क्या कहा बेटा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये निकालने के लिए कहा। तो इसको मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट को x नहीं मानता, मैं p पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है। इसको x मान लेता हूं यहां से यहां तक और ये y, ठीक है, क्लियर है? तो हमारा फिर से वही पुराना वाला रूल, हम एक छोटा ट्राइंगल लेंगे, वहां से एक वैल्यू आएगी, फिर बड़ा ट्राइंगल लेंगे, उस छोटे वाले ट्राइंगल की जो वैल्यू आई उसको बड़े वाले में पुट कर देंगे, कोई चेंजेस नहीं। तो सिंपल इस ट्राइंगल में लगा दो भाई अपना tan थीटा। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल की अगर बात करो तो एंगल कितने डिग्री का है? 45। सो tan 45 और ये कितना? p अपॉन बी, तो एंगल के सामने वाला p जो कि है 75 अपॉन बी नीचे वाला जो कि है y। tan 45 कितना बेटा? 1। दिस इज 75 बाय y, y इधर जाके मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 75 मीटर। ये है y की वैल्यू। अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करो जिसमें पूरा ट्राइंगल आएगा, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा अब, ठीक है, क्योंकि हम बड़े वाले ट्राइंगल में रूल लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर आप एंगल की बात करो दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो tan 30। एंगल के सामने वाला बेटा, एंगल के सामने वाला p होता है और इसके साथ वाली साइड ये पूरी, क्योंकि हम पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ये पूरी साइड b होगी, ये p और ये पूरा b। तो p की वैल्यू कितनी है? 75 अपॉन b, b कितना है? x प्लस वाई। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक्चुअली x फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, है ना। चलो tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन रूट 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये इधर ये इधर, x प्लस वाई किसके बराबर? 75 रूट 3। और आप y की वैल्यू निकाल चुके हो 75, y की वैल्यू यहां पुट कर दो 75 रूट 3, ये इधर आ गया माइनस बेटा, x इज इक्वल्स टू 75 रूट 3 माइनस 75 कॉमन, यहां बचा रूट 3 और यहां 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, विच इज छाती तोड़ दूंगा मैं, ठीक है। इस तरीके से हम x निकाल लेंगे बेटा, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। हमें यही निकालना था, बहुत आसान। अपना बेसिक रूल हम हर बार एक ही रूल लगा रहे हैं। हम पहले छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं, वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है हमारी, फिर हम बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं, उस छोटे वाले की वैल्यू बड़े वाले में पुट कर दे रहे हैं और हमारा आंसर आता है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 सबको समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे ही सवाल हमने शायद क्वेश्चन नंबर 6 किया था, जिसमें एक लड़के की हाइट थी 1.5, है ना। यहां पर लड़के की हाइट है 1.2 मीटर टॉल। एक लड़का है, एक्चुअली यहां पे लड़की है, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल है। अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ स्पीड ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पे वो ऐसा मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और लड़की जो देख रही है वो 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एक्चुअली इसका डायग्राम बुक में दे रखा है, बट फिर भी मैं इधर बना देता हूं। देखो इधर कहीं बैलून है, ठीक है। पहले बैलून इधर था बेटा, इधर था कहीं बैलून पहले,
ठीक है, अभी बैलून इधर है। पहले जब लड़की देख रही थी बेटा, जिसकी हाइट 1.2 मीटर थी, वो यहां से देख रही थी, और इसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले था बलून का, वो कितने डिग्री का एंगल था? 60 डिग्री। पहले कितना था? 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था। फिर ये हॉरिजॉन्टली इधर मूव कर रहा है, मूव करता करता कुछ समय के बाद ये बलून इधर चला गया, तब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया। तो हो सकता है कई बार आपको बुक में डायग्राम तो बुक में दे रखा है, बट हो सकता है सवाल में ना दे, एग्जाम में होता है समटाइम्स, आपको क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो हमें सब कुछ जब गिवन है तो डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में। और हमें यह भी बता रखा है कि बैलून उड़ कितनी हाइट पे रहा है? 88.2 मीटर यहां उड़ रहा है बेटा। ये जमीन से हाइट है, आपको हाइट जमीन से नहीं लेनी, आपको हाइट यहां से लेनी है, ये हाइट लेनी है। और ये है कितना? 88 में से इस हाइट को घटा दो 1.2, दिस वुड बी 87 मीटर। 87 मीटर। ओके, तो एक्चुअली हाइट इसकी कितनी है? 87 मीटर। यानी जब हम ट्राइंगल लेंगे और हाइट लेंगे तो 87 लेंगे, पूरा जमीन से नहीं लेंगे, क्योंकि एंगल हम यहां से बना रहे हैं। तो इस हाइट को हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। ये टोटल हाइट है 88.2, तो इसमें से हमें इसको हटाना पड़ेगा, पहले 1.2 को हटाना पड़ेगा। और यही बच्चे गलती करते हैं। जो भी लड़का या लड़की जब देख रहे हैं तो अपने इस वाले पॉइंट से देख रहे हैं, तो हमारे नीचे बॉडी का पूरा माइनस करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। और यहीं से हम एंगल लेते हैं, तो जहां से एंगल लेते हैं वहीं से हाइट भी लेते हैं। तो जब एंगल यहां से ले रहे हैं तो हाइट भी तो यहां से लेंगे, तो इस वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हमें सब कुछ पता है, हमें क्या निकालने कि बैलून चला कितना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये निकालना है कि बैलून चला कितना डिस्टेंस। ठीक है, इसको वाई मान लेते हैं, आसान हो गया सवाल। अब एक पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसका नाम भी लिख देते हैं भाई, ए बी सी डी, ठीक है, समझ में आए। तो यहां पर जो आपका डीई है बेटा, डीई है, वो डीई कब आएगा? जब 88.2 में से आप माइनस करोगे 1.2, दैट इज 87 मीटर, ये आपका डी। ठीक है, तो एक बार छोटा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी कितना है बेटा? एंगल, एंगल वाज 60 डिग्री, सो 1060 इज इक्वल्स टू एंगल के सामने वाली साइड P जो कि है 87 अपॉन B जो कि है y। 1060 कितना है बेटा? √3, 87 बाय y, ये y इधर जाके मल्टीप्लाई, सो y √3 इज इक्वल्स टू 87। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 87 बाय √3 आएगा। नीचे हम कभी रूट नहीं रखते, नीचे हम कभी भी रूट, इसलिए हम ऊपर नीचे से रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से रूट हटाने के लिए, या ये कह लो कि हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 87 √3, जैसे मल्टीप्लाई, और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा? 3, 3 से काटेंगे इसको, 29 √3, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब बेटा बड़े वाला ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, एंगल है 60, सॉरी, इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है बेटा वो ये है, जो कि है 30 डिग्री, सो 30 डिग्री, और एंगल के सामने वाली साइड ये यहां से यहां तक, दिस इज व्हाट? 87 अपॉन ये साइड लेंगे पूरा, जो कि है y प्लस एक्स, या फिर x प्लस वाई लिख लो। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 डिग्री? 1 बाय √3, तो 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87 √3। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बेटा? y की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 29 √3। तो मैंने कहा पहले वाले से जो वैल्यू आती है उसको दूसरे में पुट करते हैं, आप पुट कर दो सिंपल, इक्वल्स टू 87 √3, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 87 √3 माइनस 29 √3, कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 58 √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान से इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर हो गई बात? आसान पार्ट था, आसान था, है ना। पहले हमने छोटा ट्राइंगल लिया, उसमें 60 डिग्री का एंगल था, 1060 लगाया, एक वैल्यू आ गई,
फिर हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, 30 डिग्री का एंगल था, 10 30 लगा, उसमें जो पहले से वैल्यू निकाली थी उसको दूसरे में पुट कर दिया। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। इसमें आपको 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सारा काम वही है हमारा। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बदल रहे इस चैप्टर में। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम छोटा ट्राइंगल लेंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे, बट वो होगा हर सवाल में होगा लगभग, जिसमें भी 2 ट्राइंगल है डायग्राम के अंदर। बस इसमें 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो जिस सवाल में टाइम निकालना हो आप समझ जाओ कि जो करना है वो तो स्टार्टिंग से करना ही है। एक जगह पे जब आपका वो सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हमें टाइम निकालने के लिए। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। लिखा है सवाल में बेटा, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे है जो एक टावर के फुट पे जाके खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ है। लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर का मतलब फुट तक जाता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, एक हाईवे, स्ट्रेट हाईवे, और ये टावर के फुट पे जाके फिनिश, ऐसा कुछ। ठीक है, देख टावर है हमारा, ये टावर के फुट तक एक हाईवे जाता है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे एक बंदा बैठा है। अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहां पर एक कार है बेटा। ठीक है, यहां पर एक कार है, इस कार को वो ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ओके, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और ये कार किधर जा रहा है? फुट ऑफ द टावर की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी उधर जा रहा है। ठीक है, यहां से इस बंदे ने ऑब्जर्व किया कार को, 30 डिग्री का एंगल बना, एंड दिस कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ये मूव किधर कर रहा है? टावर के फुट की तरफ, यानी टावर की तरफ। ठीक है, अच्छा। विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब दिस कार इज नॉट चेंजिंग द स्पीड, जब तक वो मूव कर रहा है अपनी स्पीड नहीं बदल रहा, यानी स्पीड सेम है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे आगे। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद जो एंगल बना वो बना 60 डिग्री का, और टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड लगा। कितना लगा? ठीक है, टाइम कितना लगा बेटा? 6 सेकेंड। हमें यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। याद रखना, ये डिस्टेंस नहीं दे रखा, ये टाइम दे रखा है। बच्चे सवाल करते समय 6 को डिस्टेंस लेकर करते हैं। ये जो हम P अपॉन B वगैरह लगाते हैं ना बेटा, ये P और B डिस्टेंसेस होते हैं, टाइम नहीं होते। यानी जब मैं P अपॉन B लगाऊंगा तो मैं 6 को नहीं ले सकता, ये डिस्टेंस नहीं है। आगे ही बात समझ में? बच्चे यही गड़बड़ी करते हैं, टाइम को P अपॉन B में ले लेते हैं, 6 दे रखा है 6 दे लो, ये नहीं करना आपको। ठीक है, चलो, तो इसको यहां से यहां तक को हम x मान लेते हैं, यहां से यहां तक के y मान लेते हैं, और हाइट ऑफ द टावर भी हमें नहीं दे रखा। दे रखा है क्या? नहीं, हटाओ इसको h मान लेते हैं। ये दे रखा तो क्या कर सकते हैं, हम अपना रूल नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारा रूल जो है वो वही रहेगा। हम पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, फिर बड़ा ट्राइंगल लेंगे, छोटे में बड़ी की वैल्यू पुट करेंगे। इतना करने के बाद 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा। चलो देखते हैं, पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, नाम रख लेते हैं A, इस A, B, C, D। चलो, इन ट्राइंगल ABC बेटा, इन ट्राइंगल ABC, अगर आप ABC की बात करोगे तो एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो 1060 इज इक्वल टू एंगल के सामने वाली साइड जो कि है H, P अपॉन B होता है, H अपॉन Y हो जाएगा, H अपॉन Y। एंड व्हाट इज 1060? √3। ठीक है, और ये Y इधर जाके मल्टीप्लाई, तो Y √3 टू H। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। सो 10 30, एंगल के सामने वाला P होता है और ये पूरी साइड B होगी। सो P अपॉन B जो कि होगा हमारे H अपॉन X प्लस वाई। एंगल के सामने वाला P और ये पूरा B जो कि है X प्लस वाई। ठीक है, व्हाट इज 1030 बेटा?
1/√3 h अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तब हमारा x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, दिस x प्लस वाई विल बी इक्वल टू h√3। अब मैंने किसकी वैल्यू निकाल रखी है, h की वैल्यू निकाल रखी है, इस h की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई विल बी, h की जगह पे y√3, इस h को हटाया, उसकी जगह y√3 लिया, और एक और √3 बाकी है अभी, ये तो h की वैल्यू है ना, यहां से आता है, साथ में ये √3, तो कितना हो गया, x प्लस वाई इज टू √3 3y, ये y इधर जाके माइनस, तो x इज टू 2y, भाई 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा। अच्छा, मैंने कहा जो हम पुराना काम करते हैं वो करना है, और वो हमने कर भी दिया। हमने छोटा ट्राइंगल ले लिया, वहां से एक वैल्यू निकली थी h की, फिर हमने बड़ा ट्राइंगल ले लिया, वहां से जो वैल्यू आई, जो भी बड़े ट्राइंगल में उसको हमने सॉल्व किया, उसमें छोटे वाले की वैल्यू पुट। इतना करने के बाद अब टाइम की चर्चा करते हैं। हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें तो टाइम की बात करनी है, टाइम इज इक्वल्स टू, चलो ठीक है, सिंपल स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा यहां से यहां तक की स्पीड और यहां से यहां तक की स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म है कि नहीं, है कि नहीं, क्या नहीं राइट, कि यहां से यहां तक की स्पीड और यहां से यहां तक की स्पीड सेम है, ठीक। अच्छा, स्पीड या फिर रहने स्पीड वगैरह नहीं लिखता, मैं लिख देता हूं यहां से यहां तक की स्पीड जो है हमारी s1 है, यहां से यहां तक की स्पीड हमारी क्या है, s2, ठीक है, ठीक है। तो गिवन दैट स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड कैसी है, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है इसका मतलब है स्पीड चेंज नहीं हो रही है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x और टाइम है 6 सेकेंड्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y और टाइम है t2। ये भी स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या स्पीड अलग अलग है, नहीं सेम है, इसलिए इन दोनों को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई आपको या नहीं, आगे बात समझ में, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2y, इस x को हटा के मैं 2y लिख सकता हूं, इस x जगह पे 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू y अपॉन t2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3, y से y गया, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन t2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यही निकालना था, दैट्स ऑल, सिंपल। पुराने वाला ही स्टेप था, यहां तक तो मैंने कहा था बस एक दो स्टेप और बढ़ाना है। तो यहां पे क्या रखा है, स्पीड यूनिफॉर्म, तो यहां से यहां तक का स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से यहां तक का स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस विल बी सेम। समझ आई बात, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड दिस चैप्टर।